नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे और 9 10 भी पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर कृषि भूगोल हम खत्म कर देंगे। तो जितना भी यूजीसी नेट से क्वेश्चन बनते थे मैं सारा कवर कर चुका हूँ। इसका थ्योरी भी बहुत सारा मैं थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ आप सभी से कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दो अपने मित्रों में। और परिवार को बढ़ा सकते हो, 4,000 परिवार इसको 5,000 6,000 7,000 ले जा सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, इसके लिए आप ये कर सकते हो। और इससे बहुत लोगों की मदद होगी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। मैं पूरा जाकर भी बोला हूँ आप सभी से फ्री में पढ़ाने को, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूँ, आल जो है मॉडल पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और साथ ही मैं और भौगोलिक चिंतन पढ़ा चुका हूँ, उसका भी आप जाकर थॉट जो है देख सकते हो प्लेलिस्ट। ये भी मैंने कवर करा दिया है। एकदम ये एग्जाम आप भी उससे है। साथ ही जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल चैप्टर वाइज इसका थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, सारा का सारा थ्योरी 10 यूनिट का। और आर्थिक भूगोल माइंड मैपिंग का तत्व पढ़ा है, बहुत जबरदस्त, आप जाकर देख सकते हो। बहुत जबरदस्त पढ़ाया हूँ। साथ ही रिमोट सेंसिंग भी बहुत सारे चीजें कवर करा दिया हूँ जो एग्जाम अभी उससे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आप बुक्स जितने इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही कोटेशन किसी का इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हो वो भी प्ले लिस्ट में आपको जाकर ठीक है सारे मिल जाएंगे। सारा प्ले लिस्ट में बना कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मैंने मेहनत की, आपको फ्री में दे रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कृषि भूगोल में प्रतिमान। 5 प्रतिमान यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और 5 प्रतिमान में कुछ चीजें मॉडल में पढ़ा चुका हूँ तो उसको छोड़ूंगा, जो कवर करने वाला वही पढ़ा जाएगा। और 9वां 10वां भी चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो 8वां चैप्टर में 5 प्रतिमान वानथ्यूनन का जो पढ़ा जाएगा। वानथ्यूनन में इनके साथ जो है आर्थिक कारक और स्थानिक संगठन के आधार पर जो दे रखे हैं लोग, जैसे बेबर, हुबर, लास, डन, ग्रिफिन, चिसोल्म, ये जो हैं इसमें हम लोग थोड़ा वानथ्यूनन का देख लें, चिसोल्म को देख लेंगे। बेबर, हुबर जो है और लास जो है मैं इसको थ्योरी सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ इंडस्ट्री में। डन ग्रिफिन का अगर यहाँ पर होगा तो होगा, नहीं तो मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ ही निवेश निर्गत मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैंटोरोविच और लियोनटीएफ का अंतर औद्योगिक विश्लेषण, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। निर्णय प्रतिमान में हम क्या पढ़ेंगे, वॉलपट का व्यवहारिक दृष्टिकोण देख लेंगे। और विसरण प्रतिमान में जो डिफ्यूजन मॉडल आता है इसमें सावर और हेंगस्टन का नवाचार, सांस्कृतिक लक्षण, कृषि पद्धतियों का प्रसार देखेंगे इनका। और गणितीय प्रतिमान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग हिटेल्सी का देखेंगे। बीबर को मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में भी, हिटेल्सी को भी पढ़ा चुका हूँ, जसवीर सिंह भी पढ़ा चुका हूँ पीछे। तो थोड़ा बहुत देख लेंगे यहाँ। तो पहले हम लोग यहीं पर कवर करते हैं कि इसको हम लोग कवर कर लेते हैं वानथ्यूनन को, ठीक है। वानथ्यूनन में क्या है क्योंकि शहर है, शहर में क्या बिकता है आपको पता होना चाहिए। बाजार में दूध बिकता है, ठीक है। आपके यहाँ बाजार में जल्दी खराब होने वाली चीजें सब्जियां बिकती हैं, ठीक है। क्लियर, क्या बिकती है, सब्जियां बिकती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो चीज हो गई। फिर से उसके बाद से फॉरेस्ट आता है, दूसरा पेटी, ये पहली पेटी हो गई। दूसरी पेटी फॉरेस्ट आती है, ये लकड़ी वाली। तीसरी गहन कृषि होती है, खाली यहाँ पर गहन धान या गेहूं उपजाया जाता है। विस्तृत में जो होता है बहुत बड़ा विस्तृत खेती होती है, चौथा ही आता है, तीसरा हो गया, चौथा आ गया। इसमें थोड़ा प्रति होता है, ठीक है। और जो आपका जो है गहन कृषि से निकला हुआ धान गेहूं कुछ भी मक्का बो सकते हो। तो इसके बाद से पांचवा जो निकल के आता है, पांचवा में आता है तीन खेती प्रणाली, जिसमें हम क्या क्या बोलते हैं। इसमें हम लोग बोल लेते हैं, मान लो धान कोई हो गया ले लिया, चाहे गेहूं ले लिया। फिर से प्रति हो गया, प्रति के साथ साथ हम लोग चारागाह भी रखते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें इसमें होती है। और छठवां जो होता है, छठवां आप जो आपको पता ही होगा, पशुपालन के लिए लास्ट का होता है, ठीक है, छठवां जो होता है। तो ये 6 हो गया वानथ्यूनन का प्रतिमान में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अब कवर कर लेते हैं चिसोल्म को। 1962 में ये ग्राम फार्म स्तर पर माइक्रो लेवल पर मॉडल दिया था, ठीक है। तो इनका ये मॉडल है फार्म स्तर पर, माइक्रो लेवल पर इनका मॉडल है किसका, चिसोल्म का। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहला में क्या गहन कृषि होती है जिसमें सब्जी दूध होता है, उन्हीं का आधार लिया था। आधार जो है वानथ्यूनन के जैसा ही है। फिर से गहन कृषि में सब्जियां दूध हो गई। फिर से मध्यम में क्या होता है, गहन कृषि होती है मध्यम में। फिर से क्या होता है,
अनाज चारागाह होता है, विस्तृत होता है। गहन कृषि होती है, उसमें सब्जियां दूध होता है। उसके बाद से मध्यम गहन कृषि होती है, उसके बाद विस्तृत कृषि होती है, अनाज चारागाह उसमें भी होता है। ठीक है, तो 3 लेयर इन्होंने बताया, किसने? चिसोल्म ने। तो इन्होंने बताया कि दूरी क्षय का नियम लागू होता है। खेत जितना दूर, मतलब खेत जितना दूर समय लागत उतनी अधिक, मतलब जितना खेत जो है केंद्र से दूर होगा उतना ही समय जो है ज्यादा लगेगा और लागत भी क्या होगी? ज्यादा लगेगी। ये बताते हैं चिसोल्म। साथ ही इनकी पुस्तक है रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज, 1962 में इनकी पुस्तक आई थी चिसोल्म की, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना आसानी से आपको मॉडल के तहत समझा दिया। 1962 में इनका यह मॉडल आया था, इनकी पुस्तक भी 1962 में आई थी। अब देखो यहाँ पर आप देख लो गिफिन का जो उर्ग्वे मॉडल, तो उर्ग्वे पर इन्होंने ये किया था। अब देख लो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बताया था। देखोगे आप लोग सब्जियां पहला में और बागवानी दूसरा में, डेयरी फार्मिंग होता है ये बताते हैं। वानथुनन में उसी में डेयरी फार्मिंग होता है, डेयरी होती है जो पहला होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि सब्जी और बागवानी को क्या करते हैं? पहला में रखते हैं, डेयरी फार्मिंग को दूसरा में रखते हैं, तीसरा में मिश्रित कृषि, और चौथा में ये मवेशी पालन जिसमें मांस वांस काटे जाते हैं, मतलब किया जाता है। उसके बाद से भेड़ का पालन होता है जहाँ से ऊन बनाया जाता है। उर्ग्वे मॉडल के नाम से भी गिफिन का मॉडल फेमस है। अब ये इनका हो गया कि 5 इन्होंने प्रकारों में बांटा था। इसमें आपका आ गया महत्व, देखा तो वानथ्यूरियन के बड़े इतिहास और संस्कृत और परिवहन से विकृत होते हैं, पर मूल सिद्धांत वही है। मतलब थोड़ा जो है इनका बलय देखा जाए तो ये जो है थोड़ा अलग होते हैं वानथ्यूरियन से, इनका ग्रिफिन का, लेकिन मूल सिद्धांत वही है जैसे हमारे वानथ्यूरियन महोदय ने बताने का प्रयास किया। क्लियर? इसके बाद से हम लोग आते हैं निवेश जो है निर्गम प्रतिमान, इनमें इनपुट और आउटपुट मॉडल जो होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ टाइपिंग एरर मैं पहले ही सुधार देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि ये सिद्धांत जो है लियोन्टियफ का, ये 1900 जो 36 और 53, ठीक है, ये दोनों में इनका फेमस हुआ था। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो मूल जनक जो हैं इसके जो है आउटपुट जो है इनपुट आउटपुट मॉडल के, तो ये है मूल जनक जो है लियोनिद कैंट्रोविच। ठीक है, ये है गणितीय आधार एवं रैखिक प्रोग्रामिंग पर इन्होंने ये दिया था, स्तंभ प्रयोग किया था लियोनिद कैंट्रोविच। इसके बाद से वास्तविक विकास जो किया ये किए हैं वासली लियोन्टियफ। इन्होंने 1936 में, किसमें? 1936 में और 1953 में अपने सिद्धांत का विकास किया था। इनको सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1973 में अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉडल के लिए ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके सिद्धांत में देखा जाए मुख्य आधार क्या है, ये कोर कंसेप्ट क्या बताते हैं। ये बोलते हैं कि कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें क्या करते हो? पहले निवेश करते हो सामग्री का, जैसे कि लोहा रबड़ का, है ना, फिर से उसमें से आउटपुट निकलेगा प्रोसेसिंग के बाद से। अंतिम वस्तु में देखोगे जब लोहा रबड़ लगाओगे तो कार बन के मान लो निकलेगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने किया इनपुट, इनपुट में हमने लोहा डाला। ठीक है, इनपुट के बाद से हमारा आउट यहाँ पर प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद से वो गला पिघला कोई डिजाइन बना तो क्या निकल के आया? हमारा मान लो कार निकल के आया। ठीक है, तो ये इनका इनपुट आउटपुट मॉडल है, किसका? लियोन्टिफ, वासली लियोन्टिफ का। 1936 में मॉडल जो आया प्रथम बार 1953 में पूर्ण रूप से विकसित हो गया था। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ चयन चयन नहीं है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है कोयला, इस्पात और ऑटोमोबाइल। वही मैं चीज बताया हूँ कि कोयला डालोगे तो कोयला के बाद से उसमें कोयला में क्या पकेगा? लोहा, लोहा पकेगा तो उसका कुछ रूप बनेगा, प्रोसेसिंग होकर फिर से उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा डिजाइन। ठीक है, तो इन्हीं के मॉडल से ये प्रसिद्ध हुआ, ये प्रचलन हुआ क्योंकि कोई चीज का हम प्रोसेस करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसेसिंग होता है। सपोज करो आपने किसी किसी भी चीज को अपने घर का कोई भी चीज हो एक फैक्ट्री में डाला, मान लो आपने गेहूं की चक्की लगाई, ठीक है, तो उसमें गेहूं डाला, तो गेहूं चक्की घुमाओ तो प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग बाद उससे आटा निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी को हम इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं। ठीक है, मॉडल की कारण प्रणाली क्या है ये देख लेते हैं। तो वही चीज है, कारण प्रणाली में क्या है कि लेन देन की तालिका होता है। मान लो कि यहाँ मैंने हम कौन सा उद्योग लगाया,
तो मान लो यहाँ पर गेहूं का लगा दिया, यहाँ पर उद्योग दूसरा में लोहा का लगा दिया, है ना। तो इसमें क्या होता है, रॉ जो पंक्तियां होती है इसमें हम देखते हैं कि कितना किलो गेहूं पीसा, कितना किलो लोहा हमने फैक्ट्री में गलाने के लिए डाला, कितनी कारें बनी या कितने किलो आटा उससे निकल के आया। तो लेन देन की एक तालिका उसमें हम तैयार करते हैं ताकि हम अपना मुनाफा नफा जान सकें। इसके बाद से इसमें आता है, इस मॉडल का उपयोग हम क्या करते हैं, अंत औद्योगिक विश्लेषण के लिए करते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यकता होता है इस मॉडल का कि कितना हमारा उत्पादन में घटा है, कैसे हम उसको मुनाफा में बदल सकते हैं या उसमें हम और कितना बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस मॉडल का हम प्रयोग करते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल का। भविष्यवाणी, आर्थिक नियोजन और निवेश हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कितना हम चीजों में घाटा में चल रहे हैं और भविष्य में हम क्या कर दें तो मुनाफा हो जाएगा। प्रभाव विश्लेषण, संकट का प्रभाव भी हम इससे जान सकते हैं। पता चल जाता है इस मॉडल के उपयोग से कि हमारे ऊपर कितने संकट हुए हैं, मतलब कितना घटा हुआ है, ये हम जान जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, अगर निष्कर्ष में देखो तो हम अर्थव्यवस्था के एक जाल है, देखा जाए अर्थव्यवस्था का जाल ही है। एक अगर तार को हम छेड़ देते हैं तो पूरा जाल हिल जाता है। ये बताता है इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। अगर किसी भी कार को हम निर्माण में कोई भी एक डिजाइन का कम लोहा डाल दें, ठीक है, इनपुट में, तो आउटपुट भी कम निकल के आएगा, जिससे पूरे कार का स्ट्रक्चर क्या होगा, बदल जाएगा। इसीलिए इनपुट और आउटपुट मॉडल को हम प्रादेशिक नियोजन में यूज करते हैं, प्रादेशिक विकास की योजना में यूज करते हैं। क्लियर। तो ये लियोनटीएफ का, वार्सली जो लियोनटीएफ है, इनका ये मॉडल, और इसको मैंने आपको आसानी से समझा दिया। कुछ एरर था यहाँ पर तो मैंने वो भी आपको बताया, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वोल्पर्ट का है, 1964 में आया था, ठीक है, 1964 में। इसको हम लोग देख लेते हैं। अपने मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, आज तो 5G डाटा मिल रहा है तो क्वालिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो 1964 में निर्णय प्रतिमान, डिसीजन मेकिंग मॉडल किसने दिया, जूलियन वॉल्पर्ट ने दिया। क्लियर। अब इनका परिचय हम देख लेते हैं। व्यवहारिक भूगोल का नींव, ठीक है, इनका देखोगे इन्होंने डाला था। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर ज्योग्राफी। क्लियर, ये याद रखिएगा, इन्होंने व्यवहारिक भूगोल की नींव रखी थी जूलियन वॉल्पर्ट ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा था बहुत बार। शोध पत्र इनका द डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कंटेक्स्ट, इनका शोध पत्र 1964 में आता है। उद्देश्य क्या है, पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों की आलोचना, मात्रात्मक क्रांति की चुनौती। तो मात्रात्मक क्रांति को चुनौती दिए थे। पारंपरिक जो आर्थिक सिद्धांतों की आलोचना की थी, जो परंपरागत चलते आ रहे थे, है ना। तो ये परंपरागत जितने भी सिद्धांतों की, उनको जो है खंडन करेंगे अपने व्यवहारिक सिद्धांत से। तो चलिए थोड़ा इनका ये प्रोसेस देख लेते हैं, इनका सिद्धांत क्या कहता है, ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए समझना कि वॉल्पर्ट करना क्या चाहते थे व्यवहारिक मॉडल में। तो मूल सिद्धांत देखो, आर्थिक मानों बनाम व्यवहारिक मानों को इन्होंने अपना मूल सिद्धांत दिया था। तो आर्थिक मानों में देखोगे विशेषता क्या है, इसमें लक्ष्य, ज्ञान, तार्किकता और भविष्य। तो लक्ष्य क्या, अधिकतम लाभ कमाना होता है किसी भी आर्थिक मानों का। ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है। तार्किकता, पूर्ण तार्किक होता है वो। निश्चितता, ये निश्चित रहता भविष्य के लिए। जो कौन होता है, आर्थिक मानव, जो पैसा कमाने वाला होता है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन ले लो। वहीं पर वॉल्पर्ट के अनुसार जो चुनौती आती, व्यवहारिक जो मानव होता है वह क्या सोचता है, उसका लक्ष्य संतोषजनक परिणाम होता है कि मुझे सेटिस्फाई बस होना है, ठीक है। ज्ञान, सीमित ज्ञान होता है, ठीक है। तार्किकता, सीमित तार्किकता होती है। और भविष्य अनिश्चित होता है, ठीक है, वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये अंतर देखो, आर्थिक मानव बनाम व्यवहारिक मानव में इन्होंने ये एक कंपेयर किया है। कुल मिला जुला के ये क्या करना चाहते थे कि मध्य स्वीडन में इन्होंने क्या किया कि जो संभावित उत्पादकता थी, जो संभावना लगाई गई थी किसानों के अध्ययन से, और वास्तविक उत्पादकता थी, इन दोनों में जब कंपेयर किया तो ये ऑप्टिमल, मतलब इष्टतम नहीं हुए, बल्कि एक संतोषजनक देखें, संतोषजनक मिल रहा है, जो वहां पर उत्पादकता मिल रहा है किसानों को अध्ययन से। उस अध्ययन के आधार पर उसको उन्होंने स्थानिक अंतराल का, स्थानिक अंतराल क्यों, क्योंकि उस जो है मध्य स्वीडन में कर रहे थे एक लोकल स्थान का, तो इसलिए उसको स्थानिक अंतराल का। तो वास्तविक उत्पादकता जो था और संभावित जो ये मान कर चल रहे थे, उसमें डिफरेंस देखें, संतोषजनक बस इच्छा हुई, जो वो सोचे थे वो नहीं प्राप्त हुआ।
इसीलिए इन्होंने संभावित पोटेंशियल, एक्चुअल और स्पेशियल लैग के बारे में बात की कि पहले संभावना होती है, फिर से वास्तविकता को हम लेते हैं, फिर से उसमें जो गैप आता है उसको इन्होंने क्या कहा, स्थानिक अंतराल कहा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मॉडल के जो है 3 मुख्य स्तंभ है, 3 पिलर मॉडल के जान लेते हैं क्या क्या। इसमें सीमित तार्किकता, मनुष्य तार्किक है पर एक सीमा है, सीमित जानकारी पर निर्णय लेना होता है। व्यवहार परक मानव खूब सोचता है पर उसकी एक सीमा है, उसी सीमा पर उसको एक निर्णय लेना होता है कि हमको ये काम करना है, इतना हमको यहाँ पर खेती में हमें लाभ होगा और इतने भी हमको रुकना है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा, संतोषजनक की जो बात करते हैं, इसमें इन्होंने बोला है सर्वश्रेष्ठ मतलब नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि काफी अच्छा विकल्प, मुनाफा ठीक ठाक, सुरक्षा पूरी से प्रेरित। तो मतलब ये कहते हैं संतोषजनक जो होता है वही अच्छा होता है, तो उपज संतोषजनक जो हो जाए उसी को वो बेस्ट मानते हैं वालपट महोदय। तीसरा पॉइंट बोलता है स्थानिक सूचना क्षेत्र। ये बोलते हैं निजी सूचना क्षेत्र आसपास की जानकारी ज्यादा, दूर की कम, निर्णय सूचना पहुंच पर निर्भर है। मतलब जितना आसपास की जानकारी होगी उतना ही बेहतर होगा, ये बोलते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन फील्ड। इसीलिए स्थानिक सूचना क्षेत्र, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने संभावित, वास्तविक और स्थानिक अंतराल। तो इनका मतलब है कि जितना आप लोकल जानते हो, मतलब जितना आप किसी जमीन के बारे में जान रहे हो लोकल, मतलब वहां के आसपास की जमीन के बारे में, उतना ही ज्यादा आप निर्णय ले सकते हो। जैसे आप किसी एरिया को, आपको पता है उस एरिया में गर्मी है, ठंडी है, कैसा मौसम है, उससे ज्यादा दूर जाते हो तो आपका जलवायु चेंज होने लगता है। ठीक है, तो उस एरिया में आप कोई भी चीज उपज करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, संतोषजनक नहीं होगा, आप निर्णय सही नहीं ले पाओगे कि क्या यहाँ पर बोना चाहिए, किस प्रकार की जलवायु है। तो ये बोलते हैं वालपट महोदय स्थानिक सूचना क्षेत्र में आपको लोकल की जानकारी होनी चाहिए, निजी सूचना क्षेत्र आसपास की जानकारी ज्यादा सही है, दूर की कम। ठीक है, दूर की कम होती है, आसपास की ज्यादा होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब विसरण जो है प्रतिमान, डिफ्यूजन मॉडल देख लेते हैं। कार्ल सावर का जो अप्रोच 1941 में आया था, इसको हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो मॉडल है, इसमें लेख जो है फॉरवर्ड जो होता है टू हिस्टोरिकल ज्योग्राफी 1941 में कार्ल सावर की पर्यावरणीयतिवाद की आलोचना की थी इन्होंने। सांस्कृतिक प्रसार और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जोर दिया था किसने, सावर महोदय ने। क्लियर। तो ये बोलते हैं कल्चरल हर्ट होता है, ठीक है, फिर से उसका विसरण होता है, फिर से जेनेटिक विधि होती है। तो उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है जेनेटिक विधि, ठीक है, कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उसका विकास कहाँ से हुआ है। तो तत्वों के उद्गम का स्थल से प्रसार से पता चल जाता है कि उसका जो है जेनेटिक क्या है। कल्चरल हर्ट के बारे में किसने बात की थी, पूछता है तो कार्ल सावर ने की थी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला इनका पॉइंट है जो सावर का प्रसिद्ध सूत्र है, ये जो विकास किया था अपने सिद्धांत का कार्ल सावर ने, डिफ्यूजन अप्रोच, तो ये 1925 में शुरुआत हुआ था, परिपक्व 1941 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखो क्या होता है इसमें, तो पहले क्या होता है कि एक संस्कृति होती है, फिर से उसमें समय जुड़ता है, फिर से उसमें नेचुरल लैंड प्राकृतिक भूदृश्य जुड़ती है, तीनों को मिला के क्या निकल के आता है, सांस्कृतिक भूदृश्य निकल के आता है। क्लियर। इसी के बारे में किसने बात किया था, कल्चरल लैंडस्केप के बारे में किसने बात किया था, कार्ल सावर ने। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद से इसमें नियतिवाद का खंडन कैसे किए थे, तो इन्होंने कहा था कि पुराना विचार था कि जैसा पर्यावरण वैसा मानव, मतलब पुराना विचार ये चलता आ रहा था जर्मन में, एक ही जैसी जलवायु होती है। तो इसी का खंडन कार्ल सावर किया था। इन्होंने तर्क दिया था कि सांस्कृतिक और तकनीक का प्रसार अलग है, ये बताते हैं। रेड इंडियन जो है डिफरेंट जो है डिफ्यूजन है, मतलब अलग अलग प्रसार है आधुनिक अमेरिका में। तो आप देखोगे वर्तमान समय में रेड इंडियन भी है, आधुनिक अमेरिकी भी है, मॉडर्न है। तो यही बोलते हैं कि एक ही प्रकार का वहां पर देखोगे जलवायु है यूएसए में, ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार के वहां पर लोग हैं।
तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग प्रसार हुआ, डिफरेंट डिफ्यूजन जो हुआ है, उसी के कारण ये बोलते हैं कि जो पुराना विचार था जैसा पर्यावरण वैसा मानो। तो इसी को इन्होंने खंडन किया कि अमेरिका को एग्जाम्पल ले लो कि रेड इंडियन वहां पर है, अभी भी हैं, उनका पहनावा अलग है उसी जलवायु में। वहीं पर आधुनिक अमेरिकन है, उनका पहनावा अलग है उसी जलवायु में। ठीक है, तो इसी को इन्होंने सावर ने तर्क देकर बताया, संस्कृत और तकनीक का प्रसार अलग अलग होता है। इसी को बताने का प्रयास किया था कल और सावर ने। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भूगोल केवल स्थान का नहीं बल्कि समय और प्रसार का अध्ययन है, ये बताते हैं कौन? कार्ल सावर। इसी कारण बर्कले स्कूल का जन्म हुआ था। समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं, एक ही जैसी जलवायु रहती नहीं है। समय के अनुसार इंसान जो मूवमेंट करता है, ठीक है, नेचर का भी कुछ परिवर्तन होता है, इसके अनुसार वहां पर परिवर्तन आने लगता है उसी एरिया में अलग अलग स्थान पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर टास्टन हैंगस्टन का नवाचार विसरण प्रतिमान इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे में ही। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्ल सावर के बाद ये आए थे। तो इन्होंने क्या किया था? भूगोल में मात्रात्मक जो क्रांति का आधार स्तंभ रखा था। ठीक है, कौन? हैंगस्टन ने मात्रात्मक क्रांति का आधार स्तंभ रखा था, हैंगस्टन ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्य शोध कार्य इनका क्या था? 1952 में इन्होंने प्रोपोगेशन ऑफ इनोवेशन वेव्स, नवाचार तरंगों का प्रसार, इनका यह शोध कार्य है। 1953 में इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेशल प्रोसेस, नवाचार प्रसरण एक स्थानिक प्रक्रिया, इस पे इन्होंने पीएचडी की थी, थीसिस अपना किया था। ठीक है, 1953 में। इनका 2 शोध कार्य हो गया, आपने देख लिया। अब इन्होंने क्या किया है? अध्ययन क्षेत्र, विषय, स्टडी एरिया एंड सब्जेक्ट जो चॉइस किया था क्या है ये देख लेते हैं। तो मध्य स्वीडन इन्होंने लिया था। इन्होंने कृषि तकनीके में टीबी जांच, चारागाह और नई वस्तुएं, टेलीफोन कार का प्रसार के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं, इनका पॉइंट क्या कहता है कि विसरण का जो है 4 स्टेज हैं। ठीक है, अब इसमें अपनाना मतलब एडॉप्शन, और समय में मतलब किस समय में क्या अपनाया गया है ये देखा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक अवस्था में क्या हुआ है कि उत्पत्ति के केंद्र में ये अपनाया गया है। अपनाने वाले बहुत कम और गति धीमी होती है, मतलब जो भी चीजें यहाँ अपनाई गई थी इसकी गति बहुत धीमी होती थी, और ये जो है बहुत स्लो गति से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, प्रसार की अवस्था में देखोगे क्या है? विस्फोटक चरण इसे कहा जाता है। ये मतलब तेज गति से यहाँ रैपिड फायर हुआ है, तेजी से नए क्षेत्र में प्रसार यहाँ पर हुआ। पड़ोस प्रभाव सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। नीवरहुड जिसे कहता है इफेक्ट, इसी अवस्था में पड़ता है। आसपास के चीजों में रैपिड तरह से पर यहाँ पर क्या होगा? विस्फोट होगा, जिससे प्रसार तेज गति से होगी। तो सेकेंड अवस्था में तेज गति से यहाँ पर प्रसार होता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? ये केंद्र में होता है उत्पत्ति इसका, तो ये बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, संगणन की अवस्था जो होती है नए क्षेत्रों में नहीं, ये पुराने क्षेत्रों में बच्चे लोग अपनाते हैं, गति धीमी होती है। ठीक है, तो संगणन की अवस्था में देखोगे तो ये नए क्षेत्र में संगणन नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है ये पुराने ही क्षेत्र में होता है, पुराने लोग इसको अपनाते हैं, इसकी गति धीमी होती है। ठीक है, फिर आता है संतृप्त अवस्था। ठीक है, संतृप्त अवस्था में क्या होता है? इसमें लगभग सभी ने अपनाया, प्रसार रुक जाता है। मतलब यहाँ पर आके मतलब संतृप्त मतलब क्या? सब कुछ सबकी को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मतलब किसी भी जगह प्रसार कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, तो क्या है कि चौथे अवस्था में आके आपको जहां तक जाना था वहां तक आप पहुंच जाओगे, और यहाँ आने पर आपका प्रसार रुक जाता है। ठीक है, एक स्टेज होता है आपका जहां पर आपका एक जगह आपका प्रसार रुक जाता है, उससे आगे कोई सीमा नहीं होती। ये बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं हमारे हैंगस्टन। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा मॉडल की मुख्य अवधारणा क्या, ये देख लेते हैं। तो इसमें पड़ोस प्रभाव और दूरी क्षय ये दिखाया गया है कि पड़ोस का क्या प्रभाव होता है, दूरी से क्षय कैसे होता है। ठीक है, तो देखो दूरी बढ़ती है, अपनाने की संभावना कम होती है। वही मैं कह रहा हूँ, सूचना नजदीकी लोगों से जल्दी मिलती है। तो यही मैं इसे इसे विसरण के स्टेज में क्या समझाया हूँ कि आसपास के लोग प्राथमिक अवस्था में मंद गति से किसी चीज को अपनाते हैं, फिर से प्रसार होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, तेजी से नए क्षेत्रों में प्रसार होता है, पड़ोस पर प्रभाव पड़ता है,
ठीक है। यहाँ पर फिर से तीसरा में संगणन की अवस्था में ये जो होता है नए क्षेत्र में नहीं होता, पुराने ही क्षेत्रों में जो बच्चे लोग होते हैं उसको अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस धीरे-धीरे अब थोड़ा दूर हो रही है, तो आस-पास के उसके लोग ही उसी को अपनाते हैं। संतृप्त अवस्था में देखोगे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि दूरी जब बढ़ती है तो अपनाने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है? तो लगभग सभी अपनाया है, प्रसार रुक जाता है, मतलब सभी के पास चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही जो है अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये क्लियर आपका हो गया कि सोर्स से जितना दूरी बढ़ती है, अपनाने की क्षमता उस सोर्स की कम हो जाती है। मतलब अगर किसी केंद्र से आप दूर हो 10 किलोमीटर, तो आप कहोगे क्या 10 किलोमीटर जाएँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ, केंद्र में जाने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए केंद्र से कोई व्यक्ति चाहे 10 किलोमीटर जाना, तो उसका भी यही हक होगा कि नहीं यार आस-पास की जगह पर ही देख लेते हैं। तो दूरी बढ़ने के साथ-साथ अपनाने की जो संभावना होती है, किसी भी चीज़ को अपनाने की, वो कम होने लगती है। ये हैंगस्टन महोदय समझाते हैं 4 स्टेज में। क्लियर? ये भी आपको याद रखना होगा कि आपको पता होगा कि सूचना जो होती है आस-पास के लोगों को बहुत जल्दी मिलती है, दूर के लोगों को थोड़ा देर से मिलती है या मिलती ही नहीं। आपको भी पता होगा कि कोई आपके एरिया में कोई घटना घटती है, तो आस-पास लोगों को ज़्यादा पहले पता चलता है। क्लियर? तो हैंगस्टन का जो मॉडल था, ये भूगोल में कंप्यूटर शुरुआती मॉडल था। तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉन्टे कार्लो विधि, ठीक है? ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मॉन्टे कार्लो विधि में ही कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया गया था। भूगोल में शुरुआती कंप्यूटर मॉडल के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? सूचना और तकनीक स्थानिक नियमों का पालन करती है, जिन्हें मापा और भविष्यवाणी किया जा सकता है। ये हैंगस्टन ने 1953 में बताया था, ठीक है? क्या किया जा सकता है? सूचना और तकनीक का स्थानिक नियमों का पालन करता है। जो सूचना हो, चीज़ों की तकनीक होते हैं, वो किसी आस-पास की चीज़ों से जुड़ी होती है, तो उसी का ज़्यादा ये पालन करते हैं, जिन्हें मापा और भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो लोकल लोग होते हैं, ज़्यादा पहले जानते हैं किसी चीज़ को, इसीलिए उनके जानकारी के आधार पर हम उस चीज़ को माप सकते हैं। भविष्य में उस लोगों के अनुसार, उस जानकारी के अनुसार उसको हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में यहाँ पर क्या होने वाला है। क्लियर? तो ये था हैंगस्टोन का ये मॉडल, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां जो था इस 8वां लेसन का गणितीय प्रतिमान, इसको देख लेते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ तेज चलेंगे। कृषि भूगोल में गणितीय प्रतिमान में देखोगे ये क्यों आया था कि सिंपल सी गणितीय प्रतिमान क्यों आया कि किसी एरिया में अगर किसी चीज़ को हमको बोना है तो कैसे बोना है, कितना क्षेत्र क्या पड़ेगा, तो उसको कैलकुलेशन के अनुसार उसे मापा जाता था। इसीलिए गणितीय प्रतिमान लाया गया। इसमें देखोगे सस्यान, गर्त क्षेत्र, आधुनिकीकरण, उत्पादकता, कृषि विशेषता, इस चारों विशेषता को लिया गया था। चारों इसके जो हैं स्तंभ है गणितीय प्रतिमान जो मॉडल है इसके विकास में, ये स्तंभ कहे जाते हैं ये चारों, ठीक है? तो इसी से हमारा क्या निकल कर आता है? इससे निकल कर आता है कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण। इसका उद्देश्य है कि कैसे कोई भी कृषि पद्धति है उसका वर्गीकरण किया जाए। तो जैसे किसी एरिया में मतलब बहुत बड़ा एरिया है, उसमें अलग-अलग प्रकार की वहाँ पर चीज़ें बोई जाती हैं, तो उसी का वर्गीकरण किया जाता है कृषि पद्धतियों से, ठीक है? तो इसीलिए ये मैथमेटिकल मॉडल आया था। तो देखा जाए इसमें काम कौन किया है, इसमें हिटलसी 1936, बीबर 1954, हेल्बर्न 1957, थॉमस 1963, कोपाक 1964, जसबीर सिंह 1974 और 90 में, ग्रेगर 1975 में और जर्जी कोस्तोविकी 1979 में। तो जो इम्पोर्टेंट उन्हीं को हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि देखो मैं बीबर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? फिर से हम थॉमस भी पढ़ चुके हैं, कोपाक भी पढ़ चुके हैं, जसबीर भी पढ़ चुके हैं, कोस्तोविकी भी पढ़ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम लोग देखेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं उसका सन याद कर लो, क्योंकि सन जो है सीक्वेंस बना के पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ह्यूटेल्सी का जो है वर्गीकरण ये इम्पोर्टेंट बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। 1936 में सिद्धांत आया था, ये जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है इसमें गणितीय जो मॉडल है, अनुभवजन्य और गुणात्मक ये मॉडल है, याद रखिएगा। क्वालिटेटिव और एम्पिरिकल जो मॉडल ये है, ये इस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। परिचय इसका देख लेते हैं अगर थोड़ा सा, तो संक्षिप्त में परिचय देखो। तो परिचय में इंट्रोडक्शन में देखोगे भूगोलवेत्ता जो हिटलसी हैं अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के
प्रमुख कृषि प्रदेश ये इनका है, प्रकाशक पब्लिकेशन है। पत्रिका इनका है एनालिसिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जागरफर्स 1936 में आई थी। दोनों पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कहाँ के रहने वाले ये भी पूछा गया। इसके बाद से दृष्टिकोण इनका अनुभवजन्य बताया हूँ, गुणात्मक जैसे एम्पिरिकल और क्वालिटेटिव है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखो कोस्तुर्बिकी जो थे वो मात्रात्मक था, ठीक है, कोस्तुर्बिकी का जो मॉडल था वो मात्रात्मक था, ये आपको ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें मैं ऐड करते जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो किसी और के मॉडल से कंपेयर करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे वर्गीकरण के 5 आधार थे, आधार भी पूछे गए हैं। यहाँ तक ये पूछा गया कि जो यहाँ पर हिटलसी का वर्गीकरण के कितने आधार हैं, ये आधार भी पूछा गया, 1 2 4 5 ये पूछा गया, ठीक है, 5 आधार है। तो पहला आधार में क्या आता है ये देख लेते हैं। जो इनका 5 की क्राइटेरिया है, इसमें फसल और पशुपालन का साहचर्य होता है। इसमें क्या होता है साहचर्य में, क्या किसान केवल फसल उगाते हैं, जानवर पालते हैं या दोनों, ये देखा जाता है। दूसरा में क्या है, उत्पादन की विधियां, खेती कैसे की जाती है, पारंपरिक है, औजार है, मशीन है, श्रम या खाद्य इसका उपयोग किया जाता है, ये देखा जाता है। इसके बाद तीसरा में उत्पादों की खपत, व्यवसायीकरण में क्या होता है, खुद खाने के लिए बोया जा रहा है या बेचने के लिए, व्यापारी के लिए बोया जा रहा है, ये देखा जाता है इसमें। चौथा में भूमि के उपयोग की सघनता, अधिकतम जो है उत्पादन या कम मतलब विस्तृत, तो ये जो है भूमि उपयोग की सघनता में वही ये एशिया जैसे ले लो, जैसे यूएसए ले लो, विस्तृत खेती और गहन खेती की बात की जा रही है। फिर से यहाँ पर पांचवा जो कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त संरचनाएं, इसमें देखोगे खलिहान, बाड़, गोदाम, उपकरण, रखने के तरीके, मतलब कहाँ पर इसको स्टोर किया जा रहा है, कहाँ पर इसको, गांव कहा जाता है ना, कृषि कहाँ दमौला खेते में कि खलिहाने पर, तो ये उसको दिमाग कहाँ रखे हो, अपने डेहरी में कि गोदाम में, तो ये कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त संरचना है। देखो इतनी चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, किताब पढ़ोगे तो वहाँ पे इतनी डिटेल और इतना आसानी से चीजें नहीं बताई गई। विश्व मानचित्र पर इसको अनुप्रयोग किया गया है। अब जो है एप्लीकेशन ऑन वर्ल्ड मैप पर, कोस्तुर्बिकी से पहले ये वैश्विक मानक था, इसके बाद कोस्तुर्बिकी आए हैं, कोस्तुर्बिकी और डिटेल में इसको बताया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर पेटेल्सी के 1936 का मॉडल 13 जो विभाजन किए हैं उसको देख लेते हैं, कितने भागों में बांटा, 13 भागों में। तो यहाँ पर मैं जूम करके एक एक चीज आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला चलेंगे हम लोग ए में हम लोग देखेंगे तो इसमें आता है जलवासी पशुचारण, इसमें एरिया जो लिया जाता है सहारा, मध्य एशिया, ठीक है। चरवासी होता है, टुंड्रा भी ये होता है प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए जलवासी पशुचारण। तो ये क्या होता है कि जलवासी पशुचारण में क्या होता है, कोई है किसान अपना मतलब भेड़ लेके गया, कोई ऊंट लेके गया रेगिस्तान में, फिर से वहां से वापस चला आया सीजन के अनुसार, ठीक है। व्यापारिक पशुपालन में क्या होता है, प्रेरी पंपास में, ऑस्ट्रेलिया में, ये मांस और ऊन वाले एरिया में है ये। इन एरियाओं में जो है व्यापारिक पशुपालन है, तो यहाँ पर मांस भी मिलता है, ऊन भी हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें 2 प्रकार होगा, किसमें, पशुचारण में, ठीक है। निर्वाह कृषि में देखोगे तो इसमें देखोगे 3 प्रकार निकल जाते हैं। स्थानांतरित कृषि होता है अमेजन कांगो पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। इसे पूर्वोत्तर भारत में जो झूम कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न, देखो ये नाम भी इसका मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। चौथा ये प्रारंभिक स्थानीय कृषि, देखो ये मैं क्यों इतना फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले इसको पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर थ्योरी सेक्शन में देख सकते हो। तो प्रारंभिक स्थायी कृषि में देखोगे एंडीज अफ्रीका के पठार में आदिम ये कहा जाता है, ठीक है, स्थायी कृषि है, शुरुआत में जो की जाती थी। फिर से 5वां गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान जैसे भारत में, चीन में मानसूनी जैसे कृषि कहा जाता है। मैप में भी दिखा दो अगर, तो ये देखो ये पहला वाला, पहला को जो लिए थे, ठीक है, चलवासी पशुचारण का, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, कलर से भी आप देख सकते हो, ठीक है। व्यापारिक पशुपालन में दूसरा का आप देख सकते हो, यहाँ पर व्यापारिक पशु ऑस्ट्रेलिया में प्रेरी पंपास में, तो ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, पंपास वाला। फिर से यहाँ पर निर्वाह कृषि में तीसरा में देखोगे तो तीसरा आप देखोगे स्थानीय कृषि में अमेजन कांगो में, तो ये तीसरा हो गया अमेजन, फिर से यहाँ पर कांगो, ठीक है, तीसरा हम ले लिए। पूर्वोत्तर भारत में आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये, क्लियर। चौथा में देखोगे प्रारंभिक स्थायी कृषि में, तो देखोगे एंडीज और अफ्रीका के पठार में, तो एंडीज और अफ्रीका के पठार में चौथा में देखोगे तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया अफ्रीका के पठार में, तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद से आप लोग यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि 5वां, तो 5वां में जो है गहन निर्वाह कृषि में क्या क्या आपका भारत का चीन का आ जाएगा, तो ये वाला एरिया पूरा आप देख लो, भारत और चीन का, ठीक है। इसके बाद से हम देखें सी में आते हैं, 5 हो गया हमारा
छठवां सातवां आठवां देख लेते हैं। तो व्यापारिक कृषि देख लो। व्यापारिक कृषि में क्या आता है? व्यापारिक बगानी खेती आती है, उष्ण प्रबंधीय और चाय काफी रबड़ के लिए। ये जो आता है गहन निर्वाह कृषि, चावल विहीन जो होता है, ये उत्तरी चीन और उत्तरी पश्चिमी भारत में। सातवां जो यहाँ देखोगे निर्वाह फसल पशुपालन, ये पूर्वी यूरोप और रूस। 6 7 8 देखना आपको। तो एरिया देखो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, नाम से होगा। तो ये देखो 7 वाला एरिया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये आप देखोगे सटा हुआ है मंगोलिया क्षेत्र जो है वहां पर, यूरोप का, रूस का क्षेत्र में। अब इसके बाद से हमारा 9वां आ जाएगा। 9वां में देख लोगे आप लोग, व्यापारिक अन्य कृषि में शीतोष्ण जो घास जैसे स्टेपी प्रेरी, ये होता है मशीनीकृत होता है ये। फिर से व्यापारिक कृषि दुग्ध कृषि होता है यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में। तो 9वां और 10वां, तो 9वां 10वां में देखोगे ये हो गया आपका यहाँ पर 9वां, फिर से 10वां। आगे बढ़े तो हम लोग अब देख लेते हैं यहाँ पर 11वां 12वां 13वां, ठीक है। तो 11वां 12वां 13वां में मिश्रित जो होता है, ये विशिष्ट खेती होती है। तो इसमें देखोगे क्या आता है, इसमें आएगा आपका, देखो यूरोप का, अमेरिका का, ये फसल और पशु व्यापार ये होता है, ठीक है। मतलब उसके साथ पशु भी क्या है, पाला जाता है। फिर से 12वां में भूमध्य सागरीय खेती देखते हो, 12वां ये हो गया। 11वां आप देख लो, ये ऊपर है यूरोप में, ठीक है। इसके बाद से है भूमध्य सागरीय, आपको बताया दिया कैलिफोर्निया में ये वाला एरिया आता है। इसके बाद से विशिष्ट बागवानी में आ गए, तो इसमें जो आता है आपका शहरों के पास फल फूल सब्जी ट्रक फार्मिंग जो होता है 13वां, ठीक है। 13वां में देख लो आप लोग, तो ये न्यूजीलैंड में ट्रक फार्मिंग की जाती है। फिर से यहाँ पर यूएसए में भी की जाती है, यूरोप में कुछ क्षेत्रों में की जाती है। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। आलोचना और निष्कर्ष देख लेते हैं इनका। तो आलोचना और निष्कर्ष में देखो, सांख्यिकी का अभाव इसमें देखने को मिलता है, केवल अवलोकन किया गया, सामान्यीकरण, बड़े क्षेत्रों को एक जैसा दिखाया गया है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक जो तकनीक आ गई उसके कारण इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब निकोलस हेल्बर्न का देख लेते हैं, जो हम नहीं पढ़े अभी तक, उसी को मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी थ्योरी छूटे ना ज्योग्राफी में। क्लियर? तो यहाँ देखो निकोलस हेल्बर्न जो 1957 और कृषि का ये मात्रात्मक वर्गीकरण किए थे 57 में। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत जो है बिगनिंग हुई थी यहाँ पर। संदर्भ क्या है इनका, 1957 में दी प्रोफेशनल जोग्राफर्स, ये भूगोलवेत्ता थे निकोलस हेल्बर्न। उद्देश्य ह्यूटेल्सी को 1936 के वर्णनात्मक वर्गीकरण से आगे बढ़कर कृषि को आंकड़ों से मापना, मतलब डाटा के अनुसार ये मापना चाहते थे कौन, हेल्बर्न, ठीक है। तीनों ने वर्गीकरण के 6 प्रमुख जो आधार थे की वेरिएबल्स इनके थे। तो 6 प्रमुख आधार क्या थे वर्गीकरण करने के लिए कृषि के क्षेत्रों को? उपज का गंतव्य क्या होगा, इसमें बिक्री का प्रतिशत, निर्वाह और व्यापारिक होता है। तो बिक्री का प्रतिशत कितना परसेंट है, जो निर्वाह कितने परसेंट हो रहा है, व्यापारिक कितने हैं वहां पर, ठीक है। ये उपज का गंतव्य होता है। भूमि उपयोग की गहनता, श्रम और पूंजी प्रति इकाई जमीन कितना यूज हो रहा है, श्रम कितना है, पूंजी जो है प्रति इकाई जमीन कितनी यूज हो रही है। यहाँ पर तीसरा, फसल और पशु का संयोजन, खेत पर अनुपात, मतलब कितना जो है पशु है, कितना वहां पर फसल है उस एरिया में, क्षेत्र में। यांत्रिकरण की मात्रा, मशीनों का उपयोग कितना हो रहा है। श्रम का प्रकार, मालिक और मजदूर कितना है, मतलब ये श्रम का प्रकार, मतलब मालिक कितने काम कर रहा है, मजदूर कितना। विशेषीकरण, एक फसल है या कई फसल है। तो ये हेल्बर्न का 6 की हो गया। तीसरा इनका देखते हैं पॉइंट, मॉडल का महत्व क्यों है। ये एक दृष्टिकोण था, गणितीय सूत्र नहीं है, कृषि को सांख्यिकी रूप से समझने का तरीका था। जेर्जी कोस्टरविकी को प्रेरित किया। तो ये हेल्बर्न का जो थ्योरी था, ये कोस्टरविकी को 1964 में प्रेरित किया था। निष्कर्ष, हेल्बर्न ने भूगोल को वर्णन से हटाकर गणित और आंकड़ों मात्रात्मक की ओर मोड़ा था। जिसने पहली बार जो है भूगोल को वर्णन से हटाकर गणित और आंकड़ों को मोड़ा था कृषि आधारित क्षेत्रों में, तो वो हेल्बर्न थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेगर, ग्रेगर का आप देख लेते हैं हम लोग, कृषि का वर्गीकरण, जो नहीं पढ़े वही पढ़ेंगे हम लोग। तो इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1970 और 75 में ये आया था। तो इनका हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लें हम लोग ताकि आसानी हो, आपको विजिबल हो। तो इसमें देखोगे आप लोग, पारंपरिक विभाजन को चुनौती दिया था ग्रेगर ने। इन्होंने क्या किया था, ग्रेगर ने जीवन निर्वाह कृषि को चुनौती दिया, ये व्यापारिक पर कमर्शियल पर शिफ्ट करा दिए थे।
इन्होंने इसको चुनौती करी। दूसरा हम क्या बोलते हैं, बागवानी कृषि का पुनः परिभाषीकरण किया था। ये बोलते हैं केवल उष्णकटिबंधीय फसलें ही नहीं बागवानी होती, बल्कि गणितीय स्तर से भी उसे पहचाना जा सकता है, ठीक है, ये बोलते हैं। तीसरा ये मात्रात्मक माप उत्पादन की तीव्रता, ये बोलते हैं फसल संयोजन से ही बस नहीं, उत्पादन की तीव्रता से भी हम लोग जो है मात्रात्मक माप निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फसल संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन से ये समझने का प्रयास करते थे कि इस एरिया में किस प्रकार की फसलों की कितनी उपज हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया आधार लाया उत्पादन की तीव्रता से, उस एरिया का कितना उत्पादन उस एरिया में हुआ किस फसल का, ये इन्होंने करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्वांटिटेटिव जो मेजर्स थे वहां से इन्होंने शिफ्ट करके इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन पर ये ले गए। इसके बाद से हो गया कृषि एक फैक्ट्री सिस्टम है, मतलब एग्रीकल्चर एज ए फैक्ट्री सिस्टम। पूंजी और श्रम के बारे में उन्होंने बात की थी। ये बोलते हैं अमेरिका और यूरोप में ये ज्यादा होता है, क्योंकि ये कृषि को एक फैक्ट्री के रूप में लिया जाता है। बड़े बड़े देखोगे मैदानों में एक छोटा सा फैक्ट्री लगा है, वहाँ फार्मिंग की जाती है, बड़े बड़े पशुपालन और वहाँ पर खेती की जाता है। पूंजी और श्रम का अनुपात का उपयोग का दिखाया था इन्होंने कि कैसे बड़े बड़े एरिया में पूंजी और श्रम को अनुपात का उपयोग किया जाता है यूएसए और यूरोप में। निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ग्रेगर ने कृषि के औद्योगिकरण को मापने के लिए गणितीय पैमानों का सुझाव दिया था, ठीक है। अब हम लोग देखिए जो सिद्धांत हम नहीं पढ़े थे यहाँ पर कवर कर लिए। अब यहाँ पर 9वां यूनिट आता है, अब ज्यादा बचा नहीं, बहुत कम ही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत की कृषि विशेषता, समस्या एवं विकास कार्यक्रम। तो वही है, यहाँ पर हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास का संक्षिप्त विवरण देखेंगे, कैसे कैसे कृषि का विकास हुआ है। क्योंकि कृषि भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हर योजना में कैसे कृषि का विकास हुआ। तो प्रथम योजना जो आया था पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में, ठीक है। हैरल्ड डोमर मॉडल के नाम से ये जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा था कि जो विकास योजना है कृषि में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हैरल्ड डोमर मॉडल से। इसमें क्या क्या हुआ था, कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास इसका उद्देश्य। दूसरा क्या था, दीर्घकालिक योजना है, 15 से 20 ईयर चलेगी। कृषि सिंचाई और ऊर्जा पर इसमें पॉइंटिंग की गई थी। भूदान आंदोलन, मतलब भूदान करना है, ये 18 अप्रैल 1952 का था विनोबा भावे द्वारा। फिर से सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी जो आया था 1952 में। तो ये याद रखना, ये पूछा गया सब। इसके बाद से द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आया था ये 1956 से 61 तक चला था। ईयर भी याद रखना, नेहरू और महानोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें राष्ट्रीय आय का ग्रोथ 5% जो है प्लस करना था, नेशनल इनकम, और मिलियन रोजगार 10 मिलियन करना था। औद्योगिकरण का तीव्र करना था, आय संपत्ति की समानता इक्वल करना था सबका आय। फिर से पंचायती राज प्रारंभ 1960 में राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है। 1961 से 1966 के बीच में इसे हम जे सैंडी शुभ चक्रवर्ती महानोलोबिस के नाम से जानते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को इसमें कृषि विकास तीव्र विकास की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। विविधीकरण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मुर्गी पालन पर भी काम किया गया। HYB कार्यक्रम, मतलब जो बीज थे उन पर भी काम किया गया। TADP 1962 इस पर भी काम किया गया था, ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे ये जो है एक चीज यहाँ पर 61 से 66 चला। अब 66 से 69 के बीच में आप देखोगे क्या हुआ है, योजना का अवकाश रहा था। योजना का अवकाश का समय क्या है, तो 1966 से 69 के बीच में, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से ये चला था। महत्वपूर्ण हरित क्रांति 1966 से 67 से शुरू हुई, न कि किसी पंचवर्षीय योजना के बीच में। तो जो हरित क्रांति है किस में शुरू हुई थी, ये एक योजना अवकाश में शुरू हुई थी, ये किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं आया है, ठीक है। 1966 से ये 67 के बीच में हरित क्रांति चला, मतलब 1 साल चला हरित क्रांति, क्लियर। चौथी पंचवर्षीय योजना देखो, इसमें क्या है 1969 से 74 इसका समय रहा। इस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, अशोक रुद्र एलन एस मन्ने के नाम से इसे जानते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना को। इसमें क्या हुआ कि इसमें हुआ कि मूल्यों की स्थिरता, आर्थिक सामाजिक स्थायित्व, जीवन पोषण स्तर में सुधार करना। चौथी में ऑपरेशन फ्लड, प्रथम योजना यहीं पर 1970 में शुरू की थी, दूध उत्पादन में वृद्धि शुरू हुआ था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल को हम डीपी धर के नाम से जानते हैं, पांचवी को। इसमें क्या हुआ है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नीचे करके। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इसमें कृषि के महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र थे, सेक्टर थे इसमें।
CADP 1974 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 12 राज्य, ठीक है, 102 जिले और 37 जो कमांड क्षेत्र और 47 जो है सिंचाई परियोजना इसमें लाई गई। सिंचाई विकास पर काम किया गया, फील्ड चैनल पर काम किया गया, बाड़ा-मंदी वाटर मैनेजमेंट जिसमें होता है। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय जो चरण था 1979 से 80 में, इसी में चला था, ठीक है, इसी समय चला था, ठीक है। 1974 से 1979 के बीच में ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। डीपी धर मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कृषि मूल्य अभिवृद्धि 3.9 से लक्ष्य, ये तो कृषि उत्पादन वृद्धि में 5% तक ले जाना था, ठीक है। याद रखना, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में, सातवीं जो है पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में। केंद्रीय तत्व जो है इसमें क्या है, उत्पादकता, रोजगार को बढ़ाना था। क्या क्या करना था इसमें, सिंचाई सुविधा करना था, नई कृषि रणनीति, श्रम सघन उपाय करना था, ठीक है। साथ ही इसमें नई कृषि रणनीति में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना, जिसे NWDPRA कहा जाता है, इसको लाया गया था। नीली क्रांति इसमें मछली की वृद्धि के लिए, फिर से पीली क्रांति सरसों की वृद्धि के लिए इसमें लाया गया था, ठीक है। क्लियर आपका, किसमें लाया गया था ये नीली क्रांति और सरसों क्रांति, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के बीच में चला है, ये जो है कृषि जो है आधार शुद्धिकरण करने के लिए, उत्पादकता, उत्पादन सुधार में, कृषि आय में वृद्धि में, ऑपरेशन फ्लड तृतीय 1996 में लाया गया, कृषि निर्यात में वृद्धि, ये इसमें मेन उद्देश्य थे इस योजना में, ठीक है। अब इस योजना को हो गया। आगे हम देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में चला है। जीडीपी ग्रोथ 7% तय किया गया था, ठीक है। 50 ईयर जो है आपका स्वतंत्रता था, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत हुई थी इस समय। कृषि नीति की घोषणा आपका, फिर से इसमें कृषि नियोजन में वृहद प्रबंधन, फिर से तीसरा पॉइंट है वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास करना, बीज क्षेत्र में सुधार करना, फार्म ऋण उपलब्धता कराना, फिर से इसके बाद से आपका राष्ट्रीय बीमा योजना लागू करना, ठीक है। ये हो गया आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना का। 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं हम, 2002 से 2007 के बीच में चला है। इसमें क्या क्या हुआ, अंतर्राज्यीय बाधाएं दूर करना, जो आपके जो बैरियर है एक राज्य से दूसरे राज्य में। दूसरा क्या है, 236 कानून संशोधन करना, फिर से कृषि व्यापार और निर्यात उदारीकरण, उसके बाद से अनुबंध कृषि प्रोत्साहन करना, फिर से इसके बाद से आपका वायदा व्यापार अनुमति, यहाँ पर अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग, उसके बाद से भंडारण और व्यापार पूंजी निवेश प्रतिबंध हटाना, ये इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था, इसमें किया गया था। क्लियर। पंचवर्षीय योजना यहाँ पर 11वीं और 12वीं देख लेते हैं। तो 11वीं में देखोगे 2007 से 2012 के बीच में चला है। थीम इसका था तीव्रता और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। तो इसमें क्या किया, कृषि लक्ष्य को 4% वार्षिक विकास दर किया गया, एनुअल ग्रोथ रेट 4% होगा। इसमें क्या किया गया, और इसमें देखोगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, चावल गेहूं और दालों का उत्पादन पर जोर दिया गया। फिर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसे हम RKBY कहते हैं, ये राज्य कृषि योजना था, इस पर जोर दिया गया। फिर से नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से 2017 के बीच में चला है। थीम था तीव्रता, अधिक समावेशी, संपोषणी विकास, ठीक है। सस्टेनेबल विकास में यहाँ बात की, याद रखना आप 12वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रौद्योगिकीकरण मतलब टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से, 4% कृषि का विकास दर बनाए रखना था, 11वीं का ही लक्ष्य था यहाँ पर। संस्थानिक सुधार करना था, जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करना था इसमें। इंद्रधनुष जो क्रांति आई थी इसी में आई थी, इंद्रधनुष जो है, रेनबो जो है रेवोल्यूशन किस में आया था, इसी में आया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि के विकास के क्षेत्र में सामयिक विकास था। यहाँ पर पाठ 10 है, कृषि में नूतन आयाम, न्यू डायमेंशन इन एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कृषि के बदलते आयाम, ऐतिहासिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो जो भी कृषि में बदलाव हुआ थोड़ा उसको देख लेते हैं, कैसे प्राचीन से वर्तमान में बदलाव आया है। तो देखो कृषि के नूतन आयाम में देखो केरीज थे, ये दी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाए थे, ये लाए थे 1560 से 1767 के मध्य ये रेवोल्यूशन चला था, ये केरीज ने स्टार्ट किया था। तय बिछाकर खेती करना, ले फार्मिंग के बारे में इन्होंने चर्चा की थी, इस समय ले फार्मिंग होती थी। फिर से रेवोल्यूशन हुआ जॉन साइन एग्रीकल्चर एंड
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1974 में, ये 1650 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ था। क्लियर। ओवरटन आया 1986 में, ये बोलते हैं द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ये कृषि क्रांति अपना अर्थ खो रही है, ये बताते हैं ओवरटन। ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति को देखोगे, थोड़ा बारे में जान लेते हैं। शब्द प्रदाता कौन पॉइंट किया था हरित क्रांति शब्द का, तो विलियम गॉड थे और यूएसए के। जनक कौन था, नॉर्मन बोरलॉग थे। 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था गया था इसीलिए हरित क्रांति रेवोल्यूशन के लिए। ये देखोगे उन्नत जो बीज होती है HYB होती है, अधिक उपज है, हाई यील्ड के लिए जानी जाती है। संस्थाएं देखोगे तो आप देखोगे इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये संस्थाएं 1950 के दशक में। मुख्य उपलब्धियां क्या थी, IRRI जो है मनीला जो द्वारा धान की IR8 किस्म की विकास किया गया था। याद रखना IR8 जो है जो धान की किस्म है और इसका विकास कहाँ किया गया था, मनीला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये हरित क्रांति शब्द का प्रयोग हरित क्रांति का जनक कौन है, ये पूछा गया बार बार। ठीक है, उन्नत बीज कौन है, HYB है, ये पूछा गया। अब चलो यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं पॉइंट। द्वितीय हरित क्रांति 2004 में ग्रीन जो है सेकेंड जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे एम स्वामीनाथन, ये भारत में जो है कृषि के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो हुआ था द्वितीय हरित क्रांति, ये 93वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस के समय में हुआ था। इस समय जो है PM मनमोहन सिंह थे, उनके आह्वान पर ये हुआ था। तो इसमें क्या क्या लक्ष्य था देख लेते हैं, देख लो। पहला था भूमि स्वास्थ्य सुधार होगा, दूसरा था इसमें पॉइंट की सिंचाई एवं जल आपूर्ति होगी, फिर से फार्म ऋण एवं बीमा दिया जाएगा, फिर से उन्नत बीजों का प्रावधान किया जाएगा, इम्प्रूव्ड सीड टेक्नोलॉजी द्वारा लाभकारी बाजार के अवसर दिए जाएंगे। ये 5 पॉइंट इसमें गिनाया गया था। ये जो सेकेंड जो रेवोल्यूशन आया था द्वितीय हरित क्रांति में भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है। अब इंद्रधनुष क्रांति 2000 में आया था, याद रखना, नया राष्ट्रीय कृषि नीति था ये, न्यू नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसमें क्या हुआ था देख लो। तो इंद्रधनुष क्रांति में क्या क्या हुआ, तो ये क्या है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सभी क्रांतियों का एकीकरण किया गया था। एकीकरण मतलब सभी को इकट्ठा कर दिया गया था। इसके बाद से आया था जिन क्रांति। जिन क्रांति जो है 90 के दशक में आया था। ये डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार 90 के दशक में आणविक स्तर पर प्रगति हुई थी, जैविक अवयवों का ज्ञान हुआ था, DNA विश्लेषण तथा समझ की जानकारी हुई थी। ठीक है, तो ये 90 के दशक में आया था। क्लियर। तो कृषि में बहनी विकास एवं ऐतिहासिक आता है, टाइमलाइन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देख लेते हैं। तो शुरुआती दौर में देखो 1920 में जो है जैविक गति कृषि हुई थी, जैविक गति। उसके बाद से 1940 के दशक में क्या हुआ था, ये हुआ था कार्बनिक खेती हुई थी। 1962 में किस प्रकार की खेती कब हुई है मैं बता रहा हूँ, तो जागरूकता का दौर और पर्यावरण का चिंता था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, DDT और कीटनाशकों के खतरे को हटाने के लिए चर्चा हुआ था। 1972 में संसाधन सीमित, लिमिट रिसोर्स, जिसे 1972 में आप क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते हो, इसकी जागरूकता हुई थी। फिर से 1972 जब आया, इसमें संस्थागत और प्राकृतिक कृषि देखी गई। इसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कृषि का वैश्विक संघ आया। फिर से 1980 में देखोगे आप लोग, प्राकृतिक खेती कुछ न करने की खेती होती है, ये बोला गया। जैसे प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि अपने आप जो चीजें उपज जाए। तो चौथा यहाँ पर वैश्विक नीति एजेंडा 21 ग्लोबल पॉलिसी जो आया 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से चर्चित है, रियो एजेंडा 21 जिसे जाना जाता है, वहनी कृषि को वैश्विक नीति दिया गया। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्लोबल पॉलिसी, मतलब जो भी चीजें की जाएगी वो सस्टेनेबल की जाएगी, पर्यावरण के अनुकूलन में की जाएगी, ये बोला गया। ठीक है, अब थोड़ा चीजें यहाँ पर समझ लो। देखो ये जो डाटा है ये गड़बड़ है, इस डाटा को ठीक है याद नहीं करना, ये थोड़ा गलत है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ दूसरा डाटा। ठीक है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंत में। इस डाटा को अगर आप देखते हो लास्ट तक, तो इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा, गड़बड़ है इसका, सन गड़बड़ थोड़ा है। तो यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण अंतर देख लो कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में, ऑर्गेनिक खेती जो होती है जैविक खाद इसमें जुताई होती है। प्राकृतिक खेती में कोई भी बाहरी खाद नहीं आता है, ना जुताई होती है, स्वतः वो उर्वरता से अपने आप उगता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर, इतना अंतर। ठीक है, ये पूछा था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विटीकल्चर। विटीकल्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
पीसी कल्चर ये क्या है, यहाँ पर मछली पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। फिर से सेरीकल्चर रेशम के लिए ये प्रसिद्ध है, रेशम कीट पालन के लिए। हार्टिकल्चर हार्टिकल्चर फलों फूलों और सब्जियों की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। एपीकल्चर एपीकल्चर जो है आपका शहद हेतु मधुमक्खी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। यह फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर फूलों की व्यापारिक कृषि है। ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है आर्बोरिकल्चर, ये है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, विशेषकर सजावटी के लिए। इसके बाद से मैरीकल्चर, ये समुद्री जीवों मछलियों सीप आदि के उत्पादन के लिए। इसके बाद से ओलेरीकल्चर, ये सब्जियों की कृषि, विशेषकर जमीन पर फैलने वाली सब्जियां जो होती है। इसके बाद से 11वां उल्वी कल्चर, जैतून की कृषि के लिए। इसके बाद से एरोपोनिक जो होता है, हवा में पौधों का उगाना, मृदा रहित होता है। ठीक है। इसके बाद से आता है वर्मी कल्चर, ये केचुआ पालन के लिए जाना जाता है। इसके बाद से मोरी कल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। ठीक है। तो ये मोरी कल्चर। तो ये पूरा कृषि में जो ये आते हैं अलग अलग नाम से, वर्मी कल्चर, ये कृषि करने के प्रकार हैं। तो इसमें किस नाम से जाना था, क्या उगाया जाता है, इसके बारे में मैंने इकट्ठा बता दिया जो इम्पोर्टेंट थे। आपको ये जानना था उसमें कि उस समय किसने काम किया था। देखो 1920 की जो शुरुआती दौर में कृषि हो रही थी उसमें रुडोल्फ स्टीनर ने काम किया था जैविक कृषि के रूप में। 40 में जे.आई. रोडेल ने काम किया था, अभी मैं ऊपर ये सब बताया हूँ। 62 में जो है रेचल कार्सन ने काम किया था, द साइलेंट स्प्रिंग डीडीटी के खतरे पर इन्होंने काम किया था। ये जागरूकता के दौर का पर्यावरण की चिंता के लिए था। वैसे क्लब ऑफ रोम जो आया था, ये आप जान रहे हो, संसाधन सीमित है इसके लिए आया था 1972। फिर से संस्थागत और प्राकृतिक कृषि के लिए मैं आपको बताया हूँ ऊपर ही। तो जैविक कृषि का वैश्विक संघ बनाया गया था इस समय 1980 में जो है। यहाँ मासानोबु फुकुओका, इन्होंने 1980 में द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लाया था प्राकृतिक खेती पर काम करने के लिए, जो मैं आपको भी बताया। 1992 में आपको पता है कि ये पृथ्वी सम्मेलन संबंधित है, तो ये चीजें छूटी थी कि किसने इसमें काम किया था, कौन विद्वान था, कौन भूगोलज्ञ था, काम किया था। तो यहाँ पर टोटल आपका हो गया। बाकी महत्वपूर्ण अंतर मैंने ऑर्गेनिक और प्राकृतिक बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कृषि भूगोल से चैप्टर वाइज सारे नॉलेज मिले होंगे। बहुत मेहनत लगा मुझे, कहीं त्रुटियां होंगी तो माफ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, ऐसे डायग्राम का तहत आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी चीज को पकड़ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बिना पढ़े कोई नौकरी नहीं मिलने वाला। देखिए मैं अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हूँ, माइनस मार्किंग हो रहा है मेरा। वहाँ जीएस अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर जीएस मेरा 25 क्वेश्चन से ऊपर सही होगा तभी होगा, मेरा 21-22 क्वेश्चन सही हो रहा है। लेकिन जाकर के मेरा 68 से 70% मान रहा है, मतलब मेरा 107-8 क्वेश्चन सही हो जा रहा है माइनस मार्किंग में भी। कितना से 150 में से, कितना से ये हमारा हो रहा है 150 में से माइनस मार्किंग है, तो 107 110 के करीब मेरा जा रहा है। 3-4 क्वेश्चन और प्लस होता है, और मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देता हूँ, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, मुझे जीएस पर काम करना तभी जॉब मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है। बाकी अपना नेट निकल चुका है, मैं JRF की मतलब देता रहता हूँ, JRF के लिए कुछ नंबर से नहीं होता है। मेहनत कर रहा हूँ, हो जाएगा। आप लोग भी मेहनत करो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। छोटा बड़ा या कौन क्या ये मत देखो, ज्ञान कहीं से मिले लो। ज्ञान लेना है, फ्री में दे रहा हूँ तो आपको लेना चाहिए। फ्री में अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तो लेना चाहिए। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो, मोटिवेट रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी अगर समस्या तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगला हम लोग शुरू करेंगे कृषि के बाद से जो भी चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है।